नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और बातचीत करेंगे भारतीय टीम के मैदान में वापसी की। एक्शन का समय एक बार फिर शुरू होने वाला है। थोड़ा सा ब्रेक था, खिलाड़ी ब्रेक पर थे, अपना अपना काम किया, कुछ कमर्शियल कमिटमेंट्स पूरी की, परिवार के साथ वक्त बिताया। सोशल मीडिया में तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी तमाम खिलाड़ियों की। अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है और उस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। तो पहले आपको खबर बताते हैं और फिर टीम का आकलन करेंगे, टीम पर बातचीत करेंगे दीपेश के साथ। जैसा मैंने बताया, टीम का ऐलान किया जा चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है ये, और ये सीरीज 2 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। अभी जो टीम अनाउंस की गई है वो पहले मैच के लिए की गई है। 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाना है पहला टेस्ट मैच, और उसके अलावा 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट मैच जो है वो कानपुर में होगा। यानी ये 2 टेस्ट मैचेस का शेड्यूल है। बांग्लादेश की टीम है जो हमारे खिलाफ खेलेगी, और क्यों ये टीम आएगी और क्यों ये सीरीज 2 वजहों से महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको फटाफट टीम दिखा देते हैं कि टीम का ऐलान जो किया गया है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम, पहला टेस्ट मैच मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है वो पहले टेस्ट मैच के लिए ही हुआ है। सेकंड टेस्ट मैच में भी ऐसी ही टीम रहेगी, लेकिन हो सकता है कुछ एक आध नाम इधर उधर हो जाए। स्क्रीन पर रोहित शर्मा बीचों बीच बीसीसीआई के लोगों के ऊपर, यानी भारतीय टीम के कप्तान। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये भारतीय टीम के 16 खिलाड़ी टेस्ट मैच के लिए पहले बांग्लादेश के। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और जो मैं बार बार कह रहा था दीपेश की 2 वजहों से इंपॉर्टेंट है। एक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आपको जगह बनानी है तो निश्चित तौर पे आप यही चाहेंगे कि ये दोनों टेस्ट मैच आसानी से जीतें और पॉइंट टेबल में अपने आप को और मजबूत कर लें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इस बात के लिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि ये बांग्लादेश की वो टीम है जो पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी में विपरीत परिस्थितियों में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो दुश्मन के घर में और दूसरा अपने घर में बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। वहां पे 10 विकेट से और 6 विकेट से हराकर आ रही है। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहली बात, अब आप टेस्ट मैच हल्के में तो बिल्कुल नहीं खेलते हैं। टेस्ट मैचेस को अब पहले की तरह नहीं खेला जाता है। मैंने बहुत हद तक सर एक चीज नोटिस करी है पिछले कुछ समय में, 1-2 साल में, कि टेस्ट क्रिकेट में हर एक टीम अपना फुल स्क्वाड लेके फिलहाल उतरती है, क्योंकि दाव पे आपके लगा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। पॉइंट्स टेबल में आपकी छोटी सी गलती, छोटा सा टीम में फेरबदल आपको कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल सकता है। और शायद इसी वजह से सिलेक्टर्स ने एक प्रॉपर टीम उतारी है, पूरी टीम जिसको कह सकते हैं। अगर मोहम्मद शमी भी इंजर्ड यहां पे नहीं होते तो 100% वो भी स्क्वाड में होते, मतलब पूरी तरीके से फिट होते तो वो भी स्क्वाड का हिस्सा होते। और शायद यही वजह है कि जसप्रीत बुमराह को टीम में लाया गया है। बहुत जरूरी है उनका खेलना। मतलब अगर पाकिस्तान की टीम फिर भी बांग्लादेश को हरा देती है, 2-0 उनके पक्ष में होता है जो पिछली सीरीज अभी बीती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो शायद ऐसा हो सकता था कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देके स्पिनर्स पे हम रिलाय करते, बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग लाइनअप हम थोड़ा नया खिला लेते। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन जो आपने अभी बात करी कि विपरीत परिस्थितियों में, सारे समस्याओं के बावजूद, घर में जितना जो कुछ उनके चल रहा है उसके बावजूद 2-0 से हरा के आई है, तो बांग्लादेश की टीम मोमेंटम में है, बिल्कुल तैयार है इस सीरीज के लिए। इस वजह से हमें जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी इस सीरीज में लगेगा। और शायद लगातार जो वो अटकलें थी, कयास थे, लगातार जो बातें सामने आ रही थी कि नहीं जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, मोहम्मद सिराज आपको टीम का अटैक लीड करते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। और पूरा आप स्क्वाड देखेंगे ना सर, ऊपर से नीचे तक एक कंप्लीट स्क्वाड। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जा रहे होंगे, सिर्फ इसमें मोहम्मद शमी को आप ऐड कर दीजिए, वरना पूरा स्क्वाड यही होगा जो कल को अगर WTC का फाइनल भी खेलेगा तो पूरा इसमें आप देख सकते हैं। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली खुद वापस आ चुके हैं इस साल अपना शायद पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए। और इसके अलावा सरफराज खान है, उनकी भी जगह बनती थी जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा था। केएल राहुल की वापसी हो चुकी है। एक कंप्लीट टीम, मतलब तीनों स्पिनर्स हैं जो 3 दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में इनको मानता हूं, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और इसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव भी इस टीम में है। तो पूरी टीम एक कंप्लीट टीम, यानी कि तैयारी सिर्फ जीत की, अपनी तरफ से हमने कोई कमी टीम चुनने में तो नहीं छोड़ी है। बिल्कुल दीपेश, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये बांग्लादेश की बजाय ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही होती है, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते, तो शायद यही टीम होती। सिवाय वही जो बात अभी दीपेश ने कही कि चूंकि मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं है, इसीलिए शायद ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1 टेस्ट मैच के लिए टीम का अनाउंसमेंट करना, आपको लगता है कि शायद वो मोहम्मद शमी वाला ही पॉइंट है? अगर आज की तारीख में आप देखिए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 9 तारीख को, टेस्ट मैच है
दूसरा टेस्ट मैच है 27 तारीख से। तो अगर आप देखें तो लगभग अभी 2 हफ्ते का पूरा समय आपको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि शायद यही एक वजह रही होगी कि 2 हफ्ते और रुक जाते हैं, 2 हफ्ते इंतजार कर लेते हैं, अगर शमी फिट हो गए तो फिर हम जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दे देंगे और वहां पर शमी को ले आएंगे। और शमी के साथ लाने से 2 फायदे होंगे, एक तो उनकी मैच फिटनेस जो है वो चेक हो जाएगी, और दूसरा ये भी है कि स्पिनर्स तो हैं ही हैं। बिल्कुल सर, मेनली ये सीरीज स्पिनर्स के ऊपर ही है। बिल्कुल। बट फिर भी एक सीरीज जो अपनी अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई थी, जो हमने जीती थी, वो बहुत हद तक फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड की थी, क्योंकि मेन बात ये थी कि पिचेस उतने टर्निंग ट्रैक नहीं बनाए गए थे। मेनली विकेट्स में आपको जान डालनी थी, आपको कुछ ऐसी बॉलिंग करके दिखानी थी जो शायद मतलब थोड़ी सी अलग हो। इसीलिए जसप्रीत बुमराह का लगातार नाम हम ले रहे हैं। और जो सर ने अभी बात कही कि मोहम्मद शमी को 2 हफ्ते का समय और मिल जाएगा, सीधी सी बात है, शायद आप आने वाले समय में तीसरे दिलीप ट्रॉफी मैच में या दूसरे दिलीप ट्रॉफी मैच में शायद मोहम्मद शमी को खेलते हुए भी देख लें, या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि नजरें उस दिलीप ट्रॉफी पे भी हैं। मतलब अगर वहां से 1-2 प्रदर्शन और निकल के आते हैं तो शायद दूसरे टेस्ट मैच में कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मुशीर खान 181 रन उन्होंने बना दिए सर एक अच्छे खासे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अकेले, और अपनी टीम को टेस्ट मैच जिता ले गए। तो शायद मतलब मैं ये नहीं मानता कि टीम में उनकी जगह बनती है, लेकिन ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो वहां पर भी रन कर रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में अब ईशान किशन की वापसी होगी अगले टेस्ट मैच में। तो ये ध्रुव जुरेल बहुत ज्यादा अच्छा उनका रिकॉर्ड नहीं रहा, एक मैच में डक पे आउट हुए, एक में शायद 2 या 3 रन बनाए, उस पे आउट हुए, तो उसके बावजूद भी टीम में है। अगर यही ईशान किशन ने ये मैच खेला होता दिलीप ट्रॉफी का पहला और वहां रन स्कोर किए होते, तो मे भी ऐसा हो सकता था कि ध्रुव जुरेल की जगह वो भी हो सकते थे। तो पहला तो पॉइंट सर मेजर ये कि मोहम्मद शमी, उनको समय और मिल जाएगा 2 हफ्ते का, उसके बाद शायद उनको टीम में वापस लाया जाए। और दूसरा, दिलीप ट्रॉफी के जो मैचेस साइड बाय साइड चल रहे हैं, उनसे कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी से प्रदर्शन निकल के आए कि इस टीम में बदलाव करके उस खिलाड़ी को अंदर लाया जाए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए मानस सुधार लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 7 विकेटें लेके उन्होंने बड़े आसानी से प्लेयर ऑफ द मैच जीता एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। तो इस स्पिन लाइनअप में जहां कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रविंद्र जडेजा थोड़ा साइड हट रहे हैं क्रिकेट से, इसके अलावा अक्षर पटेल को भी एक कंपेनियन मिल जाएगा, शायद उनको भी टीम में लाया जाए। तो ये सब चेंजेस, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इसी वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है, इतनी स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप सबको खेलना होगा। कितने समय के बाद केएल राहुल, ऋषभ पंत को एक साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए देखा गया है, तो शायद ये वजह भी हो सकती है। एक मोहम्मद शमी और दूसरा सर जो दिलीप ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, उस वजह से शायद एक सिर्फ पहले टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई है कि उस मैच से कुछ ऐसा निकल के आ जाए कि इस टीम में बदलाव करके कुछ खिलाड़ी और ऐड ऑन किए जाएं। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार स्पोर्ट्स 9 पर कह भी रहे थे कि टीम इंडिया का ऑडिशन चल रहा है। दिलीप ट्रॉफी भले ही डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की संजीदगी, जिस तरह का सिंसियरिटी, सीरियसनेस एक अप्रोच में दिखाई गई है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, वो पॉइंट भी दीपेश का बिल्कुल वैलिड है कि इसी के साथ साथ अगले जो बचे हुए दिन है उसमें दिलीप ट्रॉफी के मैचेस में जो परफॉर्मेंसेज हैं खिलाड़ियों की, उस पर भी नजर रहेगी। वहां से कुछ अच्छा हुआ तो वो यहां पर आपको दिखाई देगा, और ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दिया है, इस टीम में भी दिखाई दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं ऋषभ पंत पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत तकरीबन 2 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। बड़ी वापसी है ये, जिस तरह की उनकी घटना उनके साथ हुई थी, जिस तरह की सड़क दुर्घटना का वो शिकार हुए थे, उसके बाद इतनी जल्दी क्रिकेट में वापस आना और फिर टेस्ट टीम में वापस आना, यानी टेस्ट टीम में जिसमें कि आपकी फिटनेस का लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम अगर जरूरत पड़ जाए तो 90 ओवर, 100 ओवर या 100 ओवर से भी ज्यादा कीपिंग कर सकें, तो उस लेवल की फिटनेस उन्होंने दिखाई है और इसीलिए उनको यहां पर जगह मिली है। शमी, जैसा हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि शमी के चोट से उबरने का अभी इंतजार है, इसीलिए शमी जो है वो अभी तक आपको इस टीम में, पहले टेस्ट मैच की टीम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऋषभ पर बात करते हैं, ये पॉइंट तो समझना पड़ेगा दीपेश की। देखिए 2020 में वापसी करना, वनडेज में वापसी करना, यानी पता है कि 20 ओवर कीपिंग करनी है, मतलब मान लीजिए आपको मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है, तो आपको पता है कि इनको 20 ओवर कीपिंग करनी है, ये कर लेंगे। वनडे में आपको पता है इनको 50 ओवर ही कीपिंग करनी है, 50 ओवर के बाद एक गेंद भी एक्स्ट्रा कीपिंग नहीं करनी, अनटिल अनलेस कोई वाइड बॉल ना हो जाए, तो वो आप दे देंगे। लेकिन टेस्ट मैच में ये नहीं है। टेस्ट मैच में तो विरोधी टीम आपके सामने 70 ओवर खेलेगी, 40 ओवर खेलेगी, 100 ओवर खेलेगी या 120 ओवर खेलेगी, आपको पता नहीं होता। तो उतने ओवर तक खड़े रहना विकेट के पीछे खास पोजीशन में आसान नहीं होता। यानी अभी परफॉर्मेंस में, प्लेइंग 11 की बात तो बाद में होगी, फिटनेस के लिहाज से ऋषभ पंत को लेकर अच्छी खबर है ये बड़ी। और सर आपने ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया विकेट कीपिंग का। यहाँ आप ये भी कह सकते थे कि बल्लेबाजी भी 60-70 ओवर करनी पड़ सकती है। अब इतना कॉन्फिडेंस ऋषभ पंत ने बना दिया हमारे अंदर के बल्लेबाजी वो कर लेंगे, इस फॉर्मेट के वो किंग हैं, विकेट कीपर इससे बेस्ट कोई है नहीं। और विकेट कीपिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उनके एक्सीडेंट के बाद भी लगातार जिस चीज की चर्चा हो रही थी कि आपको बैठना पड़ता है बार बार। स्पिन गेंदबाजी अब इंडिया में आप लगातार लगा लीजिए, हो सकता है कि 20 ओवर लगातार स्पिन ही चल रही है,
बार बार आपको बैठना पड़ता है विकेट के पास, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। और दिलीप ट्रॉफी के मैच में सर ये चीज दिख गई है कि वो तैयार हैं। कितनी शानदार उन्होंने डाइवें मारी हैं, बड़े बेहतरीन उन्होंने कैचेस लिए हैं जिनकी चर्चा लगातार हुई है। तो विकेट कीपिंग में वो फिट है। आईपीएल के 7 कैचेस लिए हैं। हाँ, और बड़े शानदार उन्होंने, मतलब सर वो नॉर्मल कैचेस नहीं है, कितने तो ऐसे हैं जो डाइव उन्होंने फॉरवर्ड करके बड़े शानदार तरीके से कैचेस को लपका है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक फिटनेस के सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे, एक विकेट कीपर का फिटनेस सर्टिफिकेट उनकी विकेट कीपिंग ही है। बल्लेबाजी को लेकर ऋषभ पंत का कोई डाउट नहीं है। पहली इनिंग में नहीं चले थे, मैच की दूसरी में जिस तरीके से ताबड़तोड़ 50 उन्होंने मारा, उसी स्टाइल में वो खेल रहे हैं और शायद इसी फॉर्मेट के लिए वो बने हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब हिसाब किताब देखने को मिलेगा आने वाले समय में। भारतीय टीम जो है स्पिन गेंदबाजी के आगे थोड़ी सी फंस रही है पिछले 2-3 सालों में। अब ऋषभ पंत वापस आएंगे 1.5 साल के बाद टेस्ट सिनारियो में, जो स्पिन गेंदबाजी को कुछ समझते नहीं है। वही वीरेंद्र सहवाग वाला उनका पॉइंट है, मतलब ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जैसे वीरेंद्र सहवाग ट्रीट करते थे कि भाई ऑफ स्पिनर्स को तो मैं बॉलर मानता ही नहीं, ये सेम ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में सर समझ में आता है। कितना भी आप टर्निंग ट्रैक दे दीजिए, दुनिया का कितना भी बड़ा गेंदबाज उनके सामने लगा दीजिए, उन्होंने आगे निकलना है, आधी विकेट पे आके छक्का लगाना है सामने। तो ये चीज कहीं ना कहीं बड़ी शानदार मतलब देखने को मिलेगा कि हाँ फाइनली कोई खिलाड़ी आएगा टीम में जो स्पिन को डोमिनेट करेगा, सिर्फ खेलेगा नहीं डोमिनेट करेगा। और ऋषभ पंत की वापसी के लिए सर इसलिए बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड भी हैं, फैंस भी, हम लोग भी देखना चाहते हैं उनको उस व्हाइट ड्रेस में। अभी भी उन्होंने एक वर्ल्ड कप खेल भी लिया, जीत भी लिया, लेकिन उस तरीके से ना मतलब आप कहेंगे कि एडजस्ट हम खुद भी अपने आप को नहीं कर पा रहे कि नहीं ये खिलाड़ी देखना है तो इसको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में देखना है, वहां देख के मतलब रेड बॉल फॉर्मेट में देखना है, वहां देख के ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज के लिए ऋषभ पंत बने हैं, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और बिल्कुल सही बात है सर, उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में ये चीज कहीं ना कहीं जो अपना देना था, उन्हें बताना था कि मैं विकेट कीपिंग के लिए तैयार हूं और मैं मैच फिट हूं, और शायद इसी वजह से सीधा उनको टीम में लाया गया है। और ये बात हम लगातार कह रहे थे, जब ऋषभ पंत वापसी करेंगे, कभी भी करेंगे, टीम के जो सबसे मतलब प्राथमिकता जिनको एक विकेट कीपर के तौर पर दी जाएगी तो वो ऋषभ पंत ही होंगे और उनका चुना जाना बिल्कुल तय है। बिल्कुल चुना जाना तय है, मैच विनर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बीसीसीआई ने काफी समय तक उनके अंदर इन्वेस्ट किया है। उनको मतलब वो वाली एफडी है जो अब मैच्योर होने का इंतजार हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि वो तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए बड़े टूर्नामेंट जीत सकें। रही बात स्पिनर्स की, बल्लेबाजी क्रम में भी देखिए दीपेश, वो ऐसे समय पे आते हैं जब आपको देखिए तो उस वक्त स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, कैप्टन विरोधी टीम का स्पिनर्स को ही ज्यादा चला रहा होता है। तो निश्चित तौर पर वहां पर उनकी जो भूमिका है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक और खिलाड़ी है वो भी वापसी कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी पर भी नजर रहनी है। एक समय तो कप्तानी के पोटेंशियल उनके अंदर देखा जा रहा था, हालांकि अब वो चर्चा अलग है, लेकिन केएल राहुल भी भारतीय टीम में आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें बीच सीरीज में उनको चोट लगी थी, उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से अगर टेस्ट टीम के लिहाज से देखा जाए तो एक अहम अपडेट है ये कि केएल राहुल का टीम में वापस आना। दलीप ट्रॉफी में अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि दलीप ट्रॉफी का जो परफॉर्मेंस है उसको सेलेक्टर्स ने थोड़ी तवज्जो दी है, उस पर ध्यान दिया है, और इसीलिए केएल राहुल ने जो अर्धशतक लगाया दलीप ट्रॉफी में, उससे ये पता चलता है कि उनकी जो फॉर्म है वो अच्छी है और इसीलिए उनको जगह भी दे दी गई, स्वाभाविक सी बात है। आकाशदीप जो एक गेंदबाज हैं, उन्होंने 9 विकेट लिए, इसलिए उनको जगह मिली। यश दयाल पहली बार टीम इंडिया में शामिल किए गए इसीलिए क्योंकि उनका भी दलीप ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इस ग्राफिक्स में लास्ट की 3 चीजें तो हमने आपको बताई जो ये साबित करती हैं, ये दिखाती हैं, जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर भी रहे थे कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सिंसियरली खेलिए, वहां पर परफॉर्म करिए, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, तो आपके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुलते हैं, और वो इसका सबूत है। लेकिन बातचीत करते हैं केएल राहुल पर। केएल राहुल दीपेश, अभी भी अगर आप देखेंगे इस सिनेरियो में, रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद आप टेस्ट टीम में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर करेंगे बतौर बल्लेबाज तो केएल राहुल पे। बिल्कुल सर, बतौर बल्लेबाज केएल राहुल पे होगा, और प्रूव किया उन्होंने खुद को। मतलब 5 या उनके 8 शतक हैं इन टोटल, जिसमें से 4-5 सर ऐसे कंडीशंस में आए हैं। ऋषभ पंत की हम बात करते हैं कि 5 सेंचुरियां, 4 उनकी विदेश में आई हैं। सेम केएल राहुल का हिसाब है। वो पिछले साल जब सेंचुरियन में शायद वो टेस्ट शतक उन्होंने लगाया था, या डरबन में, मतलब साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज वो चल रही थी, 8 बल्लेबाज सर आउट हो चुके थे, निचले क्रम का 1 विकेट बस बचता था, तब उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की थी और वो टेस्ट मैच हम जीते थे। तो ये बिल्कुल चीज कहीं ना कहीं दिखाता है। पहले जो टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में लगाई, कितनी ऐसी सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज में उनकी लॉर्ड्स में 1 शतक है उनका। तो टेस्ट सीरीज का जब बात आएगी, जब टेस्ट क्रिकेट की बात आएगी, तो केएल राहुल, क्योंकि उनको सर समय लेके खेलना आता है, वो पारी को बनाते हैं। अब आप T20 सिनारियो में देखेंगे तो वहां वो फिट नहीं बैठ पाते, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है कि आप 15 गेंद ऐसा ओपनर बिगाड़ें और फिर जाके 15 में स्कोर करने जाएं, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में उनके पास पूरा समय होता है। और जो आपने एक्सपीरियंस की बात करी, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद सबसे सीनियर खिलाड़ी और सबसे एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी कोई टीम में है, तो 10 साल उनको भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं। 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डेब्यू किया था, और अब 10 साल के बाद किस तरीके से अपने आप को टीम में सेटल किया है, बड़े शानदार तरीके से। और अभी दिलीप ट्रॉफी में सर पहली इनिंग में फेल रहे थे, वही सेम दूसरी इनिंग में उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था, जितना मैंने देखा, मतलब बड़े अच्छे
शॉट्स उन्होंने लगाए थे, ओवर पॉइंट एक बड़ा अच्छा नवदीप सैनी पे शॉट लगाया था, तब कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज आई थी कि गेंद को जहां खेलना चाहें खेल सकते हैं। और केएल राहुल को सबसे बड़ी बात, इस रेस में कहीं ना कहीं उन्होंने श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ा है, वरना 2 दावेदार थे सर 5 नंबर के लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर का बल्ला कतई नहीं चल रहा है। एक बात लगातार कहते थे कि हाँ भाई स्पिन गेंदबाजी को डोमिनेट करने वाला एक बल्लेबाज हमारे पास है, वो अब चीज कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है श्रेयस अय्यर के केस में। फास्ट बॉलिंग पे हमेशा उनकी कमजोरी सामने आती थी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, अब स्पिन गेंदबाजी में भी आई, और शायद इसी वजह से केएल राहुल उनसे इस रेस में आगे निकल गया। और रेस में आगे निकलने की बात है सर, अभी हमने रिसेंटली बात करी कि यश दयाल को इस टीम में शामिल किया गया। हम लगातार शो में बात करते थे कि एक लेफ्ट आर्म पेसर की हमको जरूरत है। अर्शदीप सिंह को सिनारियो में बिठाते थे, काउंटी में उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी रहा था, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहता है, लेकिन यहाँ दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में ना चलने के बाद, मतलब विकेट ना लेने के बाद, कहीं ना कहीं यश दयाल ने उनको पीछे छोड़ा है। मतलब एक अलग से ही एक गेंदबाज सिनारियो में आ गए जो था नहीं कहीं से कहीं तक भी। मैं तो नहीं मानता था कि टेस्ट सिनारियो में सर उनको कहीं देखा जाता था या माना जाता था, लेकिन कितना डोमेस्टिक क्रिकेट को यहाँ पे अब माना जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है कि एक मैच के प्रदर्शन के दम पे अर्शदीप सिंह उस रेस में पीछे छूट गए और यश दयाल आगे निकल के अब कहीं ना कहीं डेब्यू करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि जब आपकी टीम के साथ एक नया कोच जुड़ता है फुल टाइम अपने आप अपना विजन लेकर, तो वो ऐसी ही चीजें दिखाई देती हैं जो आप बात कह रहे हैं ना कि अर्शदीप का परफॉर्मेंस देख लीजिए, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में, और उसके बाद फिर आइए तो आपको लगता है कि शायद उनको मौका मिलेगा। लेकिन एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करता है तो उसके ऊपर तुरंत भरोसा जताया जाता है, और एक सीरीज भी थोड़ी सी हल्की है, ऐसा माना जा सकता है कि भाई अपेक्षाकृत बांग्लादेश की टीम है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, तो क्यों ना इनको आजमाया जाए, इंटरनेशनल मैच का एक्सपोजर दिया जाए, क्या पता कि एक ऐसा गेंदबाज मिल जाए जिसकी तलाश बहुत समय से थी, जो आप भी कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, असल में तो कहानी ये है कि वैसे अभी एक चीज और इंटरेस्टिंग है इसमें, रजत पाटीदार वगैरह रह गए। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, एक तो इंटरनेशनल में जब मौका मिला तब नहीं कर पाए, और उसके बाद डोमेस्टिक में भी नहीं कर पा रहे हो आप उस तरह से, तो इसीलिए सरफराज खान हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, ये जो पिछली सीरीज के वंडर बॉयज थे जो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वो अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। लेकिन थोड़ा सा इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है ना, गावस्कर भी कहते हैं कि जब रन बन रहे हो तो बना लेने चाहिए, ताकि खराब समय आए तो फिर वो रन आपके पीछे लगे हुए हो। रजत पाटीदार का नाम मुझे अचानक याद आया कि थोड़े अनलकी रहे। चलिए, सीरीज के साथ साथ जब हम बात करेंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात होगी ही होगी, और रोहित शर्मा जो है वो एक खास क्लब में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ये जो सीरीज है उसमें उनके सामने एक अच्छा मौका है कि वो उस एक स्पेशल क्लब में शामिल हो। वो स्पेशल क्लब क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर जानकारी देखिए आ रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खास क्लब में शामिल हो सकते हैं रोहित। बांग्लादेश सीरीज में 1 शतक लगाकर वो ये मुकाम छू सकते हैं। मुकाम क्या है? मुकाम ये है कि WTC में यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में वो 10 शतक लगाने से 1 शतक जो है वो पीछे हैं, और अगर वो 10वां शतक लगा लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जो अगेन एक बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर हैं, उनको पीछे छोड़ देंगे। और अब तक इस लिस्ट में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने WTC में 10 सेंचुरीज लगाई हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हालांकि रोहित हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें कहीं से भी उनको अपने रन, अपना शतक दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है दीपेश, यहाँ पर आपके ऊपर वो रन वाला प्रेशर नहीं है कि मुझे पावर प्ले में इतने रन करने ही करने हैं ताकि अगला बल्लेबाज आए तो अपना समय लेके खेल सके। यहाँ आप भी यानी रोहित शर्मा भी आराम से समय लेकर खेल सकते हैं, और खासतौर पर फिर वही फॉर्मूला बैक टू स्क्वायर वन। इंडिया में मैच हो रहा है, अगर आपने टॉस जीत लिया, पहले बल्लेबाजी करिए, स्कोर बोर्ड पे जोड़िए 500 550 रन, उसके बाद बाकी हम आपके स्पिनर्स कर देंगे। तो यहाँ रोहित शर्मा के लिए मौका रहेगा। नहीं सर, 30 पे 60 बना के यहाँ करेंगे भी क्या? काउंट तो 60 ही होंगे ना। जो गेंदे आप बचा रहे हैं वो दूसरे वाला बल्लेबाज आके खेल लेगा। तो यहाँ वो सीन नहीं है स्टार्ट का। मतलब एक बड़ा ही प्राइम सा एग्जांपल है, इंग्लैंड की टीम यहाँ आई, थोड़ा सा बेसबॉल खेलने की उन्होंने कोशिश की। बेन डकेट की मैं बात करूं, आते थे एकदम फायर पावर, पहले ओवर में 3-4 चौके लगा रहे हैं, अगले ओवर में 3-4 चौके लगा रहे हैं, फिर 20-22 रन पे आउट हो जा रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? मतलब टेस्ट फॉर्मेट थोड़ा मैं अभी भी मानता हूँ कि स्टेबल होने का फॉर्मेट है, आराम से अपना समय लीजिए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपने बात की, जरूरी नहीं है कि 448 रन आपके लिए मैच बचा लें, कई बार आपको 550 का आंकड़ा चाहिए होता है। जब आप सेट हैं तो रोहित शर्मा तो भाई कहा जाता है कि बिग डैडी हंड्रेड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्यों खाली 100, 150 कीजिए, 200 कीजिए, 250 कीजिए, रोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में बड़े आराम से 250 रन वो कर सकते हैं, आराम से बनाइए अपने मैच को। अब यहाँ कोई वो तो है नहीं, अभी आपने कहा कि हाँ रिकॉर्ड्स के बारे में वो नहीं सोचते, रिकॉर्ड्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते होंगे सर, सही बात है। लेकिन टीम के बारे में सोचिए, टीम को आपके 30-40 रन की यहाँ जरूरत नहीं है, 100 की जरूरत है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है सर, हर सीरीज से पहले हम बात करने के लिए बैठते हैं, हर मैच से पहले बात करने के लिए बैठते हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम हमेशा आ जाता
रहता है किसी ना किसी रिकॉर्ड को लेके, चाहे तो रोहित शर्मा होते हैं या विराट कोहली होते हैं। किस तरीके से मतलब पिछले 17 साल में क्रिकेट को डोमिनेट किया है दोनों खिलाड़ियों ने कि किसी भी सीरीज, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट या किसी मैच से पहले भी हम लोग बैठते हैं चर्चा करने के लिए, तो भाई एक रिकॉर्ड है जिसका पीछा रोहित शर्मा कर रहे हैं। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में जब बात होती है शतक लगाने वालों की, तो जो रूट का नाम आ जाता है, केन विलियमसन का आ जाता है, कई बारी पहले विराट कोहली का आया करता था, आजकल नहीं है, स्टीव स्मिथ का नाम आता है। लेकिन WTC की रेस में कौन आगे चल रहा है? कप्तान रोहित शर्मा साइलेंटली अपना काम करते हैं और ना जाने कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं सर जिनके बारे में दुनिया को ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन वो रोहित की ही जेब में रखे रहते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं बड़ी अपने आप में अच्छा फील कराती है सर कि वो अपना काम करने में ज्यादा जोर देते हैं। और शायद इसी को ये कहते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स का उतना बोलबाला इसलिए नहीं होता क्योंकि टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, टीम को प्रायोरिटी हमेशा देते हैं। और बतौर कप्तान जो लीडर हम उनको बुलाते हैं सर, शायद यही एक गुड लीडर की क्वालिटीज भी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए पिछले 1-1.5 साल में मैं उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन हुआ हूँ। मतलब मुझे एक खिलाड़ी के तौर पर अच्छे लगते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका एक पर्टिकुलर अंदाज था, एक एग्रेशन था जो अच्छा लगता था। लेकिन पिछले 1.5 साल 2023 वर्ल्ड कप से बिल्कुल, जो उनका उसके थोड़ा पहले से ही जिस तरह की उनकी कैप्टेंसी में जो स्किल उन्होंने डेवलप की है, जिसके लिए हम उनको अब लीडर कहने लगे, वो जो लीडरशिप स्किल है ना, वो बड़ी प्रभावित करने वाली। उससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं कि आप किस तरह से अगर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं तो आपको किस तरह से टीम के बारे में सोचना चाहिए, कैसे टीम के बाकी खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कैसे उनके अंदर से हार का डर निकालना चाहिए। आप सोचकर देखिए 22-23 साल के लड़के जब नए नए आते हैं भारतीय टीम में और वो हडल में जब खड़े होते होंगे, मेरे ख्याल से अगर उस वक्त उनका बीपी नाप लिया जाए ना, निश्चित तौर पर ज्यादा होता होगा। क्योंकि आप ऐसे ही सोच लीजिए कि आप जिन खिलाड़ियों को स्क्रीन पर देख के बड़े हुए, जिन खिलाड़ियों को आप अपना ग्रेट मानते हैं, जिनके पोस्टर्स आपने अपने हॉस्टल में लगा रखे होंगे, वो खिलाड़ी आपके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहां पर वो सीनियर खिलाड़ी की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को हटाए। रोहित ने ये काम बहुत अच्छी तरह किया है। खैर, अभी आप कह रहे थे कि 2 खिलाड़ी ऐसे जो कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, तो विराट भी एक रिकॉर्ड बनाने के काफी करीब है। वो भी रिकॉर्ड बता देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड ये है कि भाई 1000 चौके लगाने से सिर्फ 9 चौके दूर हैं। यानी जैसे ही विराट कोहली 9 चौके और लगाएंगे, टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 1000 चौके हो जाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि इसलिए बहुत खास है क्योंकि अब तक 4 भारतीय ही हैं इस लिस्ट में जिन्होंने 1000 चौके लगाए हैं। ये 4 भारतीय कौन कौन है, ये आपके स्क्रीन पर है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और VVS लक्ष्मण अब तक टेस्ट करियर में 1000 चौके लगा चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस साल विराट कोहली की पहली टेस्ट सीरीज भी है दीपेश, तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रिकॉर्ड तो क्या है, 9 चौके तो विराट कोहली के लिए क्या ही बड़ी चीज़ है। हाँ सर, पहली पारी में लग जाएंगे अगर टाइम सही रहा तो। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मतलब उनके लिए अभी भी एक फॉर्मेट ऐसा है, अब T20 से चूंकि रिटायर हो चुके हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है कि 3 फॉर्मेट का प्रेशर है और ज़्यादा खेल नहीं सकते। एक फॉर्मेट ऐसा है जिसके सच में उन्होंने बहुत डोमिनेट किया था। इस फॉर्मेट को नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे थे 2-3 साल तक, लेकिन पता नहीं कहाँ वो लॉकडाउन के बाद से थोड़ा छिप सा गया है मामला। उसके लिए बहुत सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं सर। एक थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी, चूंकि इंडिया में अब जो विकेट्स हैं बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक मिलने लग गए हैं। अब रोहित तो अपने शॉट्स खेल लेते हैं, उनके पास क्योंकि एक अच्छे स्लॉग स्वीप्स और स्वीप्स हैं, रोहित के पास वो चीज़ें हैं, तो इसलिए उनके शतकों में अभी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन विराट ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, बाउंस पे जाके, बॉल के टप्पे पे जाके, इसलिए बहुत बार कई बार आगे की गेंद को पीछे खेल जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा बल्लेबाज है, हम यहाँ ये तो नहीं बता सकते कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, लेकिन जो चीजें मुझे नजर आई हैं, जितना क्रिकेट मैं समझता हूँ सर, कई बार आगे की गेंद के पीछे खेलने की दिक्कत उनके साथ होती है, LBW बहुत होते हैं, एजेस बहुत लगते हैं उनके, वो चीजें क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के बाद से इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए 2-2.5 साल में, उन्होंने अपने जो स्लॉग स्वीप्स, जो शॉट्स थे, जो स्वीप शॉट बड़ा अच्छा करते थे, वो उसको बंद कर दिया कहीं ना कहीं। अब ज्यादातर कोशिश करते हैं बाउंस पे जाके खेलने की, और शायद इसी वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिप आया। लेकिन फिर वो विराट कोहली हैं, जब एक खिलाड़ी इतनी खराब फॉर्म से जूझ सकता है कि 5-7 के एवरेज से पूरा वर्ल्ड कप खेला और फिर फाइनल में 70 के पार रन कर दिए, तो अपने रास्ते निकालने जानते हैं। और ऐसी कितनी ही सिचुएशन उनके सामने आई है पिछले कुछ समय में। वो 3-4 साल का तो जब सर 70 से 71वां शतक होने में ही पूरा मतलब इतना समय लग गया था, इतनी दिक्कतें आ गई थी, एक समय खुद मानने लग गए थे कि हाँ भाई क्रिकेट वो मेरे अंदर बचा नहीं है जो पहले हुआ करता था। फिर खुद को बैक किया, 750+ रन किए ODI वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने फाइनल में करके दिखाया। बड़े मैच का खिलाड़ी है, सॉल्व कर लें इन चीज़ों को तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट जर्सी में मैं अभी भी चाहता हूं कि सर थोड़ा सा बल्ला उनका उठे सेंचुरी मारने के बाद। ODI में बहुत देख लिया, IPL में बहुत देख लिया इनफैक्ट पिछले कुछ 1-2 सालों में, लेकिन अभी भी वो चाहत थोड़ी सी है कि हाँ रेड बॉल फॉर्मेट को भी उसी तरीके से डोमिनेट करें किंग कोहली जैसे पिछले कुछ समय में करते आए हैं। और देखिए, मैं तो ये देख रहा था भी कि ये जो 1000 चौके की बात है, मतलब बाकी जो सारे एस्पेक्ट आपने कवर कर ही लिए अपनी बात में, इसमें जो 4 खिलाड़ी हैं ना दीपेश, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और VVS लक्ष्मण,
मुझे लग रहा है कि क्या कमाल का इन चारों का करियर रहा है, और क्या कमाल की बात है कि मतलब मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन चारों का करियर पूरा का पूरा आंख के सामने से निकला है और कवर किया है। तो बड़ा, और देखिए चारों की खूबी देखिए, क्या कमाल। अब सचिन तेंदुलकर मतलब आपको कहाँ ही मिलने वाले हैं, राहुल द्रविड़ आपको कहाँ ही मिलने वाले हैं, वीरेंद्र सहवाग सोचिए किस तरह के बल्लेबाज, मतलब कहाँ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वहां से आके ओपन करना, ओपन करके अपनी, मतलब लोगों को लगता था कि नहीं वीरेंद्र सहवाग बहुत आक्रामक, बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, इसलिए ये लिमिटेड ओवर्स में करेंगे, जो भी करेंगे वनडेज में कर सकते हैं। वो लीजिए उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी टेस्ट क्रिकेट में दो बार, और वो भी पाकिस्तान में जाके लगा दी। तो वो एक जो हमारा परसेप्शन बनता है ना, शायद वो परसेप्शन यही था कि वीरेंद्र सहवाग तो वनडेज के प्लेयर हैं, उन्होंने टेस्ट में साबित कर दिया। लक्ष्मण का सोचिए, लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी की, मतलब लगभग जब ये हो जाता था कि 5-6 विकेट गिर गए हैं तब लक्ष्मण आते थे, उसके बाद उनको वो नीचे के बैट्समैन मिलते थे। अगर वो नीचे के बैट्समैन नहीं मिले होते और वो प्रॉपर थोड़ा और बल्लेबाजी कर रहे थे तो शायद कितने ज्यादा उनके और शतक होते, ये सोचिए, क्योंकि शतक बनाने के लिए दूसरी तरफ भी तो कोई होना चाहिए ना, वो होता ही नहीं था। तो ये चारों नाम मेरे लिए बहुत पर्सनल फेवरेट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मैचेस याद आने लगते हैं कि यार वो, मतलब राहुल द्रविड़, मुझे जोहानिसबर्ग में वो टेस्ट मैच भूल ही नहीं सकता हूं, जब वो आंद्रे नेल वाला केस हुआ जिसमें श्रीशांत ने छक्का मारने के बाद बल्ला घुमाया, वो मैच जीते, और उसके बाद किस तरह का जश्न मनाया था राहुल द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में। वाह, मतलब लाजवाब। इन खिलाड़ियों पर तो वाकई आप जो कहते हैं ना कि बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो जाने वाली बात है। लगता है वीरू का वो, मतलब अभी तक मुझे याद है वीरू जब वो छक्का मारते हैं तो कमेंट्री में होता है अप एंड डाउन, और उसके बाद वो उनका ट्रिपल सेंचुरी पूरी होती है और पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं ये करने वाले। चलिए खैर, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। टीम का अनाउंसमेंट हो गया, हमने आपके सामने रखा टीम अनाउंसमेंट से जुड़े हुए जो पहलू हैं उस पर भी हमने बातचीत की। डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या इंपॉर्टेंस दी जा रही है उस पर भी चर्चा हो गई। आगे भी हम इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को बस सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, जरूर दीजिए, हम उसको अमल में लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।